नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं एक आपके सामने संजीवनी एपिसोड लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत BHU BA एवं सोशल साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करता हूं, उससे संबंधित टिप्स आपके सामने देता हूं। तो दोस्तों, यह उसी संजीवनी एपिसोड की अगली कड़ी है। आप हमारे वीडियो को देखें और इससे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करें। यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे BHU वर्ल्ड की वेबसाइट को विजिट करें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश क्राउन ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अपने हाथ में लिया। देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इस प्रश्न को अगर सीधा एक शब्द में बोलें तो क्राउन के अंदर से जो शासन था वो क्राउन के अंदर जो चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, वो किसके माध्यम से गया। तो देखिए, इसका उत्तर होगा महारानी की घोषणा पत्र। सबसे पहले आप ये जानिए कि महारानी विक्टोरिया थी उस समय। कौन थी महारानी? विक्टोरिया थी। और महारानी विक्टोरिया का एक दरबार लगा था, उसके बारे में आप सर्च करके बताएंगे या इतिहास के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा इस चीज के बारे में। यह दरबार कब लगा था? 1858 में। और इसी के अंतर्गत एक घोषणा की गई थी कि महारानी विक्टोरिया ने भारत का जो शासन है उसे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत से हटा करके वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर लिया है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब आप सर्च करेंगे इस समय, जिस समय ये घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था। इसको आपका होमवर्क है, आप इसे सर्च करेंगे। गवर्नर जनरल इस समय भारत का कौन था जिसके समय में ये घोषणा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है वो चार्टर अधिनियम से संबंधित है। चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से चार्टर एक्ट भारत में आया था? 1813, 1833, 1853। ये सब जो चार्टर एक्ट हैं और महारानी की जो घोषणा पत्र 1858 की है वो भी, ये सारे चार्टर एक्ट के एक एक किसी न किसी में कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। आप सारे चार्टर एक्ट को पढ़ने के बाद आप इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को एक कॉपी पर लिखेंगे और उसे आप याद करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासी सरकार जो लोकल गवर्नमेंट होता है, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी स्थानीय स्वशासी सरकार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। क्या होगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासी सरकार के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, जब प्रश्न आपसे यह पूछ देगा कि लॉर्ड रिपन कौन था, तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है गवर्नर जनरल था, वाइसराय था या फिर गवर्नर था। तो आपको याद रखना है ये भारत का गवर्नर जनरल था। और आप जो है आप इसके बारे में हमें लिखेंगे कि ये भारत में कब से कब तक जो है वाइसराय बन करके रहा। कहीं कहीं दोस्तों रिपन के बारे में यह भी देखने को मिलता है कि ये भारत के लिए कैसा था। तो दोस्तों, कहीं कहीं प्रश्न आप जब पढ़ेंगे तो इसे भारत के लिए उद्धारक कहा जाता है। भारत का उद्धारक, कभी कभी ये प्रश्न पूछ सकता है कि किसे भारत का उद्धारक कहा जाता है। यानी भारत के लिए सकारात्मक सोच रखने वाले कौन वाइसराय थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रिपन हो जाएगा। रिपन दोस्तों कई ऐसे कार्य किए हैं जो कार्य भारत के लिए सकारात्मक माना जाता है, इसलिए इसे भारत का उद्धारक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है, ये ऑस्टियोमलेशिया यह किस विटामिन के कमी के कारण जो है रोग होता है?
तो दोस्तों ये होता है विटामिन डी के कमी के कारण। आपको दोस्तों यह भी देखना है कि विटामिन ए के कमी के कारण कौन कौन सा रोग हो रहा है, विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग हो रहा है। कई सारे विटामिन हैं जिसके कमी से कई सारे रोग होते हैं। आप इसके लिए आप किताब खोल करके आप उसके कमी के संबंधित जो भी रोग हैं उसे नोट करेंगे, उसे याद करेंगे। तो दछेस यानी सार्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं, SAARC, इसका फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके अलावा आप यह भी लिखेंगे कि सार्क का हेडक्वार्टर तो इसमें दिया हुआ है, कौन कौन से देश जो है इसके सदस्य हैं, सदस्य देश की संख्या, टोटल संख्या और कौन कौन है उसका नाम। इसके अलावा दोस्तों ब्रिक्स का आपको लिखना है कि ब्रिक्स का जो है कहाँ पे ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी लिखना है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लिखना है। इसके अलावा दोस्तों और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड नेशन हुआ, WHO को थोड़ा फोकस करके पढ़ना है आपको। विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने देश सम्मिलित हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो सार्क का जो सचिवालय है वो दोस्तों कहाँ है, वो तो काठमांडू में है, लेकिन इसके सदस्य कितने हैं और कौन कौन से देश हैं इसके बारे में आपको नोट करना है और कमेंट भी करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ओल्डर, मतलब ये जो वेद दिया हुआ है 4 वेद, कुल कितने वेद हैं 4, कुल उपनिषद कितने हैं उसके बारे में आपको याद करना है, कुल कितने वेदांग हैं, वेदांग के बारे में भी आपको नोट करना है कि वेदांग की संख्या कितनी है। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना है कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है, इसलिए सबसे पुराना इसका उत्तर हो गया। यजुर्वेद में क्या है कि गद और पद दोनों शामिल हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, गद और पद दोनों शामिल किस वेद में है, तो यजुर्वेद में। साम वेद का संबंध किससे है, तो गायन से है। ये जो गान, जितने भी गायन चीज होती हैं वो साम वेद से संबंधित है और इसीलिए जो है साम वेद गायन का हुआ। अथर्ववेद में जादू टोना, ये ऋषि मुनि का जो जादू तंत्र, ये सारी चीजें जो है अथर्ववेद के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं या सम्मिलित हैं। इसके अलावा अथर्वा ऋषि ने इसका जो है रचना किया था, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद है और ये सबसे नया ग्रंथ हुआ, नया ग्रंथ है। वेद में, चारों वेद में सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये काफी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों क्या है कि आपको ये क्रम पता करना है। जनरली अध्यात्म से संबंधित भी कभी कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि बताइए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कौन सबसे पहले आया। तो दोस्तों सब जानते हैं कि सतयुग जो है, सतयुग सबसे पहले आया है। उसके बाद जो है दोस्तों क्या करते हैं, द्व लिखा हुआ रहता तो द्वापर समझ जाते हैं, त्र लिखा होता त्रेता, दो को पहले कर देते हैं, ऐसा नहीं है, त्रेता पहले आया है, त्रेता पहले आया। कौन सा पहले आया, त्रेता। उसके बाद द्वापर आया, कौन सा आया है, द्वापर आया। और उसके बाद कौन आया, कलयुग आया। देखिए दोस्तों त्रेता में क्या हुआ कि भगवान राम का जन्म होता है, ठीक, और द्वापर में क्या हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और कलयुग का मतलब हुआ कि अभी के जो वर्तमान में जो युग चल रहे हैं इसे कलयुग कहते हैं। तो इसका क्रम क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री रही हैं। तो सुचेता कृपलानी इसका होगा दोस्तों। लेकिन इसके अलावा जो है यूपी की प्रथम राज्यपाल के बारे में भी आपको याद रखना है, महिला में। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, प्रथम महिला राष्ट्रपति देश के कौन रहे हैं उसको याद रखना है, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के भी बारे में आपको याद रखना है। ये 3-4 पॉइंट इससे संबंधित हो गए। आगे देखिए दोस्तों, वो आपके एनडीसी से है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका क्या फुल फॉर्म हुआ, एनडीसी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए दोस्तों ये जो है ये प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत संबंधित पॉइंट है। किसके संबंधित पॉइंट है, प्लानिंग कमीशन, यानी जो योजना आयोग था उससे संबंधित प्रश्न है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था इस चीज के बारे में कि प्लानिंग कमीशन जो है भारत में खत्म हो गया, और प्लानिंग कमीशन के समय जगह पे कौन आया, तो नीति आयोग आया है, नीति आयोग का गठन हुआ।
प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ। और ये गठन कब हुआ, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि नीति आयोग का गठन इतना तारीख को हुआ। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, यानी अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। यानी दोस्तों जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में नीति आयोग कार्य करेगी। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों ये तो नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और त्यागपत्र भी वो किसको सौंपते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे फंस जाते हैं। इसका उत्तर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं लोकसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। इसी तरह से विधानसभा में भी होता है। विधानसभा में किसको सौंपते हैं, तो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनको ये त्याग पत्र सौंपा जाता है। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध प्राचीन पुस्तक, कई ऐसे पुस्तक हुए जो प्राचीन काल के काफी प्रसिद्ध रहे हैं। जैसे एरिस्टोटल के द्वारा जो लिखी गई पॉलिटिक्स थी वो पुस्तक हुई, उसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका हुई। तो इस तरह के जो भी पुस्तक हैं दोस्तों, वो पुस्तक आपको याद रखना है। कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों आप सर्च करेंगे प्लेटो के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का क्या नाम है। एरिस्टोटल का तो है ही पॉलिटिक्स, उसके बाद आपको पॉलिटिक्स जो है एरिस्टोटल की है, अरस्तू की है, ये तो इसमें दिया हुआ ही है। इसके अलावा दोस्तों सुकरात की भी पुस्तक को आपको याद रखना है कि सुकरात ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है। आप दोस्तों इसे नोटबुक में लिख करके उसे याद करेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में अवस्थित है। ये एक साधारण सा प्रश्न है, बताना हमारा ये उद्देश्य नहीं था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न यह पूछे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो आप नदी का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से क्षेत्र बसे हुए हैं, मतलब कौन कौन से क्षेत्र पाए गए हैं, उसके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, उस नदी का नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में है वो कौन से क्षेत्र हैं। भारत में हड़प्पा के सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। इसके अलावा जो बृहत स्नानागार जो है, स्नानागार, अन्नागार, ये सब चीज कहाँ पाए गए हैं, इसके बारे में भी आपको नोट करके लिखना है। इसके अलावा एक लोथल जगह था, और लोथल किस लिए प्रसिद्ध था ये भी आप याद करेंगे कि लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता के समय किस लिए प्रसिद्ध था। तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है दोस्तों। इसी तरह से हम आपके सामने कई तरह के प्रश्न लाते रहेंगे। और दोस्तों आपको याद रखना है कि इन सारे प्रश्न की जो तार्किकताएं हैं, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जहां से प्रश्न को घुमाया जा सकता है, वो सारे प्रश्न आपको मैंने आज क्लियर किया। दोस्तों व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझे मैसेज भेजना चाहते हैं तो फेसबुक या मैसेंजर पे आप हमें हेलो संदीप KR नाम से सर्च करें। आपको दोस्तों वहां आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी प्रश्न पूछ करके आप अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।